नमस्ते और आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्लिनिकल रिसर्च मतलब नैदानिक अनुसंधान हाँ। और इसकी जो बुनियाद है उस पे बात करेंगे। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, खासकर एक छात्र के तौर पर, तो ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल। हमारे पास फाउंडेशंस एंड मेथड्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च से कुछ कह सकते हैं अहम जानकारी है। अच्छा। और हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, तरीके हैं और सबसे ज़रूरी जो नैतिक पहलू हैं उनको समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लिनिकल रिसर्च है क्या, खासकर जब हम इसे हेल्थ से जुड़े बाकी रिसर्च से कंपेयर करते हैं। हाँ, देखिए क्लिनिकल रिसर्च का फोकस सीधा इंसानों पर होता है। ये एक तरह से व्यवस्थित जांच है कि कोई नई दवा या नया इलाज या कोई मेडिकल डिवाइस कितना सेफ है, कितना असरदार है। ओके। ये लैब की रिसर्च और असल दुनिया में मरीजों की देखभाल के बीच का आप कह सकते हैं एक पुल है। और हेल्थ सर्विसेज रिसर्च वो इससे कैसे अलग है? हेल्थ सर्विसेज रिसर्च का दायरा थोड़ा बड़ा है। वो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को देखता है, जैसे इलाज लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, उसकी कॉस्ट क्या है, क्वालिटी कैसी है, ये सब चीजें। ये सुनने में तो अलग लगते हैं, पर क्या इनमें कोई कनेक्शन है? एक स्टूडेंट के लिए ये समझना क्यों जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत गहराई से जुड़े हैं। देखिए, क्लिनिकल रिसर्च बता सकता है कि कोई दवा मान लीजिए ट्रायल में काम करती है या नहीं। इसे हम कहते हैं क्लिनिकल एफिकेसी। एफिकेसी, हाँ। पर हेल्थ सर्विसेज रिसर्च पूछता है, क्या वही दवा असल दुनिया में उन लोगों को मिल भी रही है जिन्हें जरूरत है? क्या वो अफोर्डेबल है? क्या वो मौजूदा इलाजों से वाकई बेहतर है? तो छात्रों के लिए ये बड़ी पिक्चर समझना बहुत जरूरी है। आपका एक कामयाब ट्रायल तभी मायने रखता है जब उसका फायदा आखिर में लोगों तक, मतलब पूरी आबादी तक पहुंचे। सही बात है। एक असरदार दवा जो किसी तक पहुंच ही ना पाए, उसका फायदा सीमित है। बिल्कुल। तो फिर ये सब रिसर्च हम करते ही क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मकसद तो है इंसानों की सेहत को बेहतर बनाना और हमारी जो समझ है मानव शरीर की बीमारियों की, उसे और गहरा करना। इसके आप कह सकते हैं 4 मुख्य काम हैं। पहला, मेडिकल नॉलेज को आगे बढ़ाना। दूसरा, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना, मतलब बेहतर इलाज खोजना। हाँ। तीसरा, नए इलाजों की सेफ्टी और एफिकेसी को जांचना। और चौथा, जो बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौतियां हैं उनसे निपटना। जैसे सोचिए चेचक या पोलियो के टीके कैसे बने, वो सब क्लिनिकल रिसर्च की ही देन है। और यहीं पर मुझे लगता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या ईबीएम की बात आती है। एकदम सही। ईबीएम का फंडा है कि इलाज के फैसले 3 चीजों पर आधारित हों। सबसे अच्छा जो रिसर्च एविडेंस मौजूद है, डॉक्टर का अपना तजुर्बा और मरीज की जरूरतें और पसंद। ओके। क्लिनिकल रिसर्च ही वो सबसे अच्छा एविडेंस देता है। इसीलिए ये ईबीएम की रीढ़ है, उसकी बुनियाद है। और इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं शायद। हाँ, ईबीएम के 5 A's कहते हैं उन्हें। आस्क यानी सही सवाल पूछना, एक्वायर सबूत खोजना, अप्रेज सबूत की क्वालिटी पर रखना, अप्लाई उसे अपने अनुभव और मरीज की जरूरत के हिसाब से लागू करना, और असेस नतीजों का मूल्यांकन करना। अच्छा। और ये एक साइकिल है। जब सबूत कमजोर मिलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ और रिसर्च की जरूरत है। तो नए शोधकर्ताओं के लिए समझना जरूरी है कि उनका काम इसी साइकिल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट असल में शुरू कैसे होता है? एक आइडिया से एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन तक कैसे पहुंचते हैं? ये बेसिकली साइंटिफिक मेथड का ही एक तरीका है। अक्सर कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है या कोई नई चीज दिखती है या मौजूदा जानकारी में कोई कमी नजर आती है, वहीं से सवाल या आइडिया जन्म लेता है। फिर आप बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि भाई इस पर पहले से क्या पता है। फिर एक हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाजा बनाते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, हाइपोथेसिस। फिर स्टडी डिजाइन करते हैं, उसे कंडक्ट करते हैं, डेटा जमा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर नतीजों को बताते हैं। और हाँ, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, कई बार एनालिसिस से फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन हर आइडिया एक अच्छा रिसर्च सवाल तो नहीं बन सकता। कोई छात्र कैसे परखे कि उसका आइडिया वाकई में करने लायक है भी या नहीं? इसके लिए एक बहुत काम का टूल है, फाइनर क्राइटेरिया। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। फाइनर, FINER, ये क्या है? हाँ, फाइनर। F मतलब फीजिबल, क्या ये करना मुमकिन है, आपके पास टाइम है, पैसा है, मरीज मिलेंगे, एक्सपर्टीज है। ओके, फीजिबल। I मतलब इंटरेस्टिंग, क्या ये आपके लिए, आपके साथियों के लिए या जो फंडिंग देंगे उनके लिए दिलचस्प है। N मतलब नॉवल, क्या ये कुछ नया बता रहा है या पुरानी बात को कंफर्म या चैलेंज कर रहा है। ठीक है। E मतलब एथिकल, क्या ये नैतिक रूप से सही है,
एथिक्स कमिटी से पास होगा। बहुत जरूरी। और आर मतलब रेलेवेंट, क्या इसके नतीजों का साइंस पर, इलाज पर या पॉलिसी पर कोई असर पड़ेगा? अगर आपका आइडिया इन पैमानों पर खरा उतरता है तो मतलब आप सही रास्ते पे हैं। अच्छा, तो फाइनर से आइडिया पास हो गया। अब सवाल को ऐसा कैसे बनाएं जिसका जवाब ढूंढा जा सके? स्पेसिफिक कैसे बनाएं? यहाँ पीको फ्रेमवर्क बहुत मदद करता है, खासकर जब आप किसी इलाज या इंटरवेंशन का असर देखना चाहते हैं। पीको, PICO। हाँ, ये सवाल को 4 हिस्सों में तोड़ता है। पी मतलब पॉपुलेशन, आप किन लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस वाली महिलाएं। ठीक है। आई मतलब इंटरवेंशन, आप किस चीज का असर देख रहे हैं, जैसे कोई नई दवा। हाँ। सी मतलब कंपैरिजन, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, जैसे प्लेसिबो से या कोई पुरानी दवा से। ओके। और ओ मतलब आउटकम, आप नतीजा क्या माप रहे हैं, जैसे बोन डेंसिटी में बदलाव या फ्रैक्चर रेट। ये सवाल को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देता है। लेकिन कोई नई रिसर्च शुरू करने से पहले ये जानना कितना जरूरी है कि इस पर पहले से क्या काम हो चुका है? कहीं ऐसा ना हो कि हम वही कर रहे हों जो पहले हो चुका है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। यहीं पर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू यानी SLR का रोल आता है। SLR का मतलब है कि किसी खास सवाल पर अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसे ढूंढना, उसकी क्वालिटी को परखना और उसके नतीजों को सिंथेसाइज करना, मतलब एक साथ मिलाकर देखना। अच्छा। कोई भी नई स्टडी शुरू करने से पहले SLR करना बेहद जरूरी है। क्यों? एक तो ये पता चलता है कि कहीं आपका सवाल पहले ही अच्छे से जवाब तो नहीं दिया जा चुका। हाँ, सही। दूसरा, ये ज्ञान में असली गैप्स को उजागर करता है। तीसरा, ये आपकी नई स्टडी को डिजाइन करने में मदद करता है, जैसे कि किन लोगों को शामिल करें, कौन से आउटकम्स मापें, कौन से स्टैटिस्टिकल तरीके अपनाएं। बिना SLR के आप पहिया दोबारा इजाद कर रहे हो सकते हैं। और हाइपोथेसिस, उसका क्या रोल है? हाँ, तो जब पीको से सवाल साफ हो जाता है तब हाइपोथेसिस बनती है। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है कि आपको क्या नतीजा निकलने की उम्मीद है। आमतौर पर 2 होती हैं। 2? कौन कौन से? एक होती है नल हाइपोथेसिस H0। ये कहती है कि कोई असर नहीं है या कोई फर्क नहीं है, जैसे नई दवा और प्लेसिबो में ब्लड प्रेशर कम करने में कोई अंतर नहीं है। ओके। और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA। ये वो है जो रिसर्चर असल में सोचता है कि होगा, H0 के उलट, जैसे नई दवा प्लेसिबो से ज्यादा ब्लड प्रेशर कम करती है। तो ये जो शुरुआती तैयारी है, फाइनर, पीको, हाइपोथेसिस, ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। सोचिए, एक धुंधला सा सवाल, क्या एक्सरसाइज दिल के लिए अच्छी है? इस पर आप रिसर्च कैसे करेंगे? मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन फाइनर और पीको से बना एक साफ सवाल, जैसे क्या 65+ उम्र के स्टेबल हार्ट डिजीज वाले मरीजों में कार्डियक रिहैब प्रोग्राम नॉर्मल केयर की तुलना में 2 साल में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स कम करता है? ये सीधा एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस की तरफ ले जाता है। हाँ, और वो हाइपोथेसिस फिर बताती है कि अच्छा, इसके लिए शायद एक RCT यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बेस्ट रहेगा। हमें ये चीजें मापनी होंगी, इतने लोग चाहिए होंगे, ये स्टैटिस्टिक्स लगानी होगी। ये वाकई आपके रिसर्च की नींव है। इसके बिना इमारत कमजोर होगी। चलिए अब बात करते हैं रिसर्च करने के अलग-अलग तरीकों की, स्टडी डिजाइन्स की। इनमें मुख्य फर्क क्या है? हाँ, तो सबसे बड़ा फर्क है ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के बीच। ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। हाँ, एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर खुद कुछ बदलता है, कोई इंटरवेंशन करता है, जैसे किसी ग्रुप को नई दवा देना, और फिर उसका असर देखता है। ओके। ऑब्जर्वेशनल में रिसर्चर सिर्फ देखता है, चीजों को वैसे ही रिकॉर्ड करता है जैसी वो नेचुरली हो रही हैं, बिना किसी दखल के। इस फर्क का नतीजा क्या होता है? मतलब इससे क्या पता चलता है? ये बहुत बड़ा फर्क है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, खासकर अच्छे से किए गए RCTs, कारण और प्रभाव बता सकते हैं। मतलब ये दिखा सकते हैं कि हाँ, दवा ने ही ये असर किया है। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में क्योंकि हम चीजों को कंट्रोल नहीं करते, हम अक्सर सिर्फ एक एसोसिएशन या कोरिलेशन ही देख पाते हैं। मतलब 2 चीजें साथ में हो रही हैं, पर यह पक्का नहीं कह सकते कि एक ने ही दूसरे को किया है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को अक्सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं और ऑब्जर्वेशनल को हाइपोथेसिस जनरेटिंग। उनसे आइडियाज मिल सकते हैं आगे की रिसर्च के लिए। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के कुछ मुख्य प्रकार कौन से हैं? थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। हाँ, मोटा-मोटा देखें तो 2 तरह की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, और एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव
सिर्फ बताती हैं कि क्या हो रहा है, जैसे केस रिपोर्ट, एक मरीज का ब्यौरा, या केस सीरीज कुछ मरीजों का, या क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो एक ही समय पर पूरी आबादी की एक तस्वीर लेती है, जैसे किसी बीमारी का प्रेवेलेंस कितना है। ये नई चीजें पहचानने में मदद कर सकती हैं, पर तुलना नहीं करती। ओके। और एनालिटिकल? एनालिटिकल स्टडीज तुलना करती हैं। इनमें दो मुख्य हैं, कोहॉर्ट स्टडीज और केस कंट्रोल स्टडीज। कोहॉर्ट और केस कंट्रोल। हाँ, कोहॉर्ट स्टडी में हम लोगों के ग्रुप्स को, जैसे जो किसी चीज के संपर्क में आए और जो नहीं आए, समय के साथ फॉलो करते हैं, ये देखने के लिए कि आगे चलकर किसे बीमारी होती है। ये प्रोस्पेक्टिव हो सकती हैं, आज से शुरू करके आगे देखना, या रेट्रोस्पेक्टिव, पुराने रिकॉर्ड्स देखकर। अच्छा। केस कंट्रोल स्टडीज उल्टी चलती हैं। ये बीमारी से शुरू होती हैं, केस, और उनकी तुलना स्वस्थ लोगों, कंट्रोल से करती हैं, ये देखने के लिए कि अतीत में उनके एक्सपोजर में क्या फर्क था। ये दुर्लभ बीमारियों के लिए अच्छी होती हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में वो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसकी बात होती है वो क्या है? वो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, यानी आरसीटी। इसे इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, खासकर किसी नए इलाज का असर देखने के लिए, क्योंकि इसका डिजाइन बायस, पक्षपात को कम करने और कॉज एंड इफेक्ट को स्थापित करने के लिए सबसे मजबूत है। इसकी खास बातें क्या है? इसकी 3 मुख्य बातें हैं। पहला, रैंडमाइजेशन। लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे दवा ग्रुप बनाम प्लेसिबो ग्रुप, पूरी तरह चांस से, मतलब रैंडम तरीके से डाला जाता है। इससे ग्रुप शुरू में एक जैसे बनते हैं, बायस कम होता है। ठीक है। दूसरा, कंट्रोल ग्रुप का होना। नए इलाज वाले ग्रुप की तुलना एक कंट्रोल ग्रुप से की जाती है, जिसे या तो प्लेसिबो मिलता है या मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज। इससे पता चलता है कि असर नए इलाज का ही है, किसी और वजह से नहीं। और तीसरा, ब्लाइंडिंग या मास्किंग। कोशिश की जाती है कि मरीजों को और या डॉक्टरों, रिसर्चर्स को पता ना चले कि किसे कौन सा इलाज मिल रहा है। इससे उम्मीदों या जानने का असर नतीजों पर नहीं पड़ता। डबल ब्लाइंड सबसे अच्छा होता है, जहां ना मरीज को पता हो ना रिसर्चर को। दवा बनाने की प्रक्रिया में इन ट्रायल्स का क्या रोल है? वो फेज 1, 2, 3 की बात सुनते हैं हम। हाँ, दवा के विकास में क्लिनिकल ट्रायल फेज वाइज होते हैं। संक्षेप में, फेज 1 में बहुत कम स्वस्थ वॉलंटियर्स पर दवा की सेफ्टी और सही डोज पता करते हैं। ओके। फेज 2 में थोड़े ज्यादा मरीजों पर देखते हैं कि दवा कुछ असर दिखाती भी है या नहीं, जिसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, और सेफ्टी भी देखते हैं। फेज 3 सबसे बड़ा होता है। इसमें बड़े पैमाने पर आरसीटीज किए जाते हैं, दवा के असर को कंफर्म किया जाता है और मौजूदा दवाओं से तुलना की जाती है। इसी के आधार पर दवा को अप्रूवल मिलता है। अच्छा। और फेज 4 होता है दवा के मार्केट में आने के बाद। इसमें लंबे समय तक उसकी सेफ्टी और असर को असल दुनिया की सेटिंग में मॉनिटर करते हैं। छात्रों को ये फेज समझने चाहिए, क्योंकि वो इनमें से किसी भी फेज में काम कर सकते हैं। तो इतने सारे डिजाइन हैं, कोई कैसे चुने कि कौन सा इस्तेमाल करना है? देखिए, कोई एक बेस्ट डिजाइन नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। आपको वो डिजाइन चुनना है जो आपके सवाल का सबसे भरोसेमंद जवाब दे सके, जिसे कहते हैं फिट फॉर पर्पस। मतलब सवाल के हिसाब से। बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी थेरेपी, किसी इलाज का असर देखना चाहते हैं, तो आरसीटी सबसे मजबूत सबूत देगा। हाँ। अगर आप किसी चीज से होने वाले नुकसान, हार्म का पता लगाना चाहते हैं, जैसे स्मोकिंग से कैंसर, तो जाहिर है आप आरसीटी नहीं कर सकते, वो अनैतिक होगा। तो वहां कोहॉर्ट या केस कंट्रोल स्टडीज काम आती हैं। सही। अगर आप किसी बीमारी का आगे का रास्ता, यानी प्रोग्नोसिस जानना चाहते हैं, तो कोहॉर्ट स्टडी अच्छी है। अगर आप किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी जांचना चाहते हैं, तो आप उसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट से क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में कंपेयर कर सकते हैं। ओके। और अगर सिर्फ ये जानना है कि कोई बीमारी कितनी आम है, प्रिवेलेंस, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी तेज और सस्ती है। बात यह है कि सवाल क्या है, उसके हिसाब से सबसे अच्छा उपलब्ध सबूत कौन सा डिजाइन देगा। ठीक है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रिसर्च में हम चीजों को मापते कैसे हैं? ये वेरिएबल्स या चर क्या होते हैं? हाँ, वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप माप सकते हैं और जो लोगों में या समय के साथ बदलती है। कुछ मुख्य तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी, ये वो है जिसे आप बदलते हैं या जिसका असर देखना चाहते हैं, ये कारण होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी, ये वो है जिसे आप मापते हैं, ये देखने के लिए कि आईवी का क्या असर हुआ, ये परिणाम है। ओके। फिर होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये बड़े पेचीदा होते हैं। ये एक तीसरी चीज है जो आपके आईवी और डीवी दोनों से जुड़ी होती है और उनके बीच के असली रिश्ते को गड़बड़ कर सकती है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आप शराब पीना, आईवी, और दिल की बीमारी, डीवी, के बीच रिश्ता देख रहे हैं।
अब जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनमें से कहीं ज्यादा स्मोकिंग भी करते हैं, और स्मोकिंग खुद दिल की बीमारी का कारण है। तो यहाँ स्मोकिंग एक कन्फाउंडर है, वो शराब और दिल की बीमारी के रिश्ते को धुंधला कर सकता है। अच्छा, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब ये कैसे पक्का करें कि हम जो माप रहे हैं वो सही माप रहे हैं? आपने वैलिडिटी या वैधता की बात की थी। हाँ, वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी या सच्चाई। क्या आप वाकई वही चीज माप रहे हैं जो आप मापना चाहते हैं? इसकी दो मुख्य किस्में हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है क्या आपके स्टडी के नतीजे इसी सैंपल के लिए सही हैं? क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो असर दिखा वो आपके आईवी की वजह से ही था, किसी कंफाउंडिंग या बायस की वजह से नहीं? अच्छे आरसीटीज की इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी? एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है जनरलाइजेबिलिटी। क्या आपके नतीजे इस स्टडी के बाहर दूसरी पॉपुलेशन, दूसरी सेटिंग्स, दूसरे समय में भी लागू होंगे? क्या इन दोनों में कोई तनाव, कोई टेंशन रहती है? हाँ, अक्सर होती है। इंटरनल वैलिडिटी बढ़ाने के लिए हम स्टडी को बहुत कंट्रोल करते हैं। जैसे हम सिर्फ खास तरह के मरीजों को ही शामिल करते हैं, इलाज का तरीका एकदम फिक्स रखते हैं। इससे स्टडी बहुत क्लीन हो जाती है। लेकिन नतीजे शायद असल दुनिया के आम मरीजों पर लागू ना हो, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनकी कई और बीमारियां होती हैं, जो शायद दवा ठीक से ना लें। अच्छा। यहीं पर एफिकेसी और इफेक्टिवनेस का फर्क आता है। एफिकेसी मतलब क्या दवा आदर्श कंट्रोल्ड कंडीशन में काम करती है? इफेक्टिवनेस मतलब क्या दवा असल दुनिया में काम करती है? एक छात्र के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रायल के नतीजे हमेशा असल क्लिनिक में सीधे सीधे लागू नहीं हो जाते। और माप में कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी या पुनर्उत्पादकता, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अगर आप एक ही चीज को बार बार मापे तो क्या नतीजा लगभग एक जैसा आएगा? जैसे अगर एक ही मरीज का ब्लड प्रेशर दो अलग अलग डॉक्टर मापें तो क्या उनकी रीडिंग आसपास होगी? इसे इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। या अगर आप आज एक टेस्ट करें और कुछ दिन बाद फिर से करें तो क्या स्कोर समान रहेगा? ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बड़े खतरे की, बायस यानी पूर्वाग्रह। ये क्या है? बायस का मतलब है सिस्टमैटिक एरर। ये कोई ऐसी गड़बड़ी है जो स्टडी के डिजाइन में, उसे करने के तरीके में या डेटा एनालिसिस में होती है और नतीजों को सच्चाई से एक खास दिशा में दूर ले जाती है। ये रैंडम गलती नहीं है। और ये बड़े सैंपल साइज से ठीक नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आपकी स्टडी में शुरू से ही बायस है तो आप चाहे कितने भी लोग ले लें, नतीजा गलत ही रहेगा। छात्रों को कुछ मुख्य तरह के बायस पता होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे सिलेक्शन बायस, जब आपके तुलना वाले ग्रुप शुरू से ही अलग हों। इंफॉर्मेशन बायस, जब डेटा इकट्ठा करने में गड़बड़ी हो। जैसे केस कंट्रोल स्टडी में मरीज अपनी पुरानी बातें शायद ठीक से याद ना कर पाएं, रिकॉल बायस। या अगर इंटरव्यू लेने वाला एक ग्रुप से ज्यादा जानकारी निकलवा ले, इंटरव्यूअर बायस। ओके। परफॉर्मेंस बायस, जब दोनों ग्रुप्स को अलग अलग तरह की केयर मिले, ब्लाइंडिंग न होने पर। डिटेक्शन बायस, जब एक ग्रुप में आउटकम को ज्यादा ध्यान से या अलग तरीके से ढूंढा जाए। और भी है? हाँ, एट्रिशन बायस, जब दोनों ग्रुप से लोग अलग अलग कारणों से या अलग अलग संख्या में स्टडी छोड़ दें। रिपोर्टिंग बायस, जब रिसर्चर सिर्फ अच्छे नतीजे रिपोर्ट करें और बाकी छिपा लें। इन्हें कम करने के तरीके हैं, जैसे रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग, स्टैंडर्ड तरीके से डेटा कलेक्ट करना, इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। सैम्पलिंग के बारे में भी थोड़ा बता दें। पॉपुलेशन बनाम सैंपल। हाँ, देखिए, हम पूरी पॉपुलेशन पर तो स्टडी कर नहीं सकते। जैसे भारत के सभी डायबिटीज के मरीज, तो हम उसका एक छोटा हिस्सा लेते हैं जिसे सैंपल कहते हैं। लक्ष्य ये होता है कि सैंपल ऐसा हो जो पूरी पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व करें, ताकि हम सैंपल के नतीजों को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकें। इसके लिए रैंडम तरीके से सैंपल चुनना सबसे अच्छा माना जाता है, हालांकि हमेशा मुमकिन नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए डेटा इकट्ठा हो गया, उसका क्या होता है? ये केस रिपोर्ट फॉर्म CRF क्या चीज है? CRF वो फॉर्म है, चाहे कागज पर हो या इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें ट्रायल के दौरान हर मरीज की सारी जरूरी जानकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से भरी जाती है। प्रोटोकॉल के हिसाब से? हाँ, इसका डिजाइन सीधे स्टडी प्रोटोकॉल से आता है। हमें क्या क्या जानकारी चाहिए? बस वही, न कम न ज्यादा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक CRFs, ECRFs ज्यादा चलते हैं।
क्योंकि उनसे डेटा एंट्री और मैनेजमेंट आसान होता है, गलतियां कम होती हैं। और डेटा सिर्फ सीआरएफ से आता है या और भी सोर्स होते हैं? नहीं, और भी सोर्स होते हैं, जैसे पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स, PROs। मरीज खुद बताते अपने लक्षणों के बारे में। मेडिकल रिकॉर्ड से जानकारी ली जा सकती है। बायोसैंपल जैसे ब्लड, टिश्यू से लैब डेटा आता है। और फिर इस सारे डेटा का मतलब निकालने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बायोस्टैटिस्टिक्स हमें इस डेटा के जंगल से मतलब निकालने में मदद करता है। ये बताता है कि जो पैटर्न या अंतर हम देख रहे हैं वो असली है या सिर्फ चांस की बात है। इसके मुख्य प्रकार क्या हैं? मोटे तौर पर 2 तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को सिर्फ समराइज करता है, जैसे एवरेज, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि डेटा दिखता कैसा है। ओके। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आगे जाता है। वो सैंपल के डेटा के आधार पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाता है और हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। यहीं पर टी-टेस्ट, एनोवा वगैरह आते हैं। हाँ, ये नाम सुने हैं। टी-टेस्ट, एनोवा, काई-स्क्वायर, ये कब इस्तेमाल होते हैं? हाँ, ये कॉमन टेस्ट हैं। जैसे टी-टेस्ट 2 ग्रुप्स के मीन एवरेज को कंपेयर करने के लिए, अनोवा 2 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन कंपेयर करने के लिए, काई-स्क्वायर प्रोपोर्शन या कैटेगरीज की तुलना करने के लिए। और कुछ एडवांस तरीके भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस, ये वेरिएबल्स के बीच रिश्तों को मॉडल करता है और कंफाउंडर्स के असर को एडजस्ट करने में मदद करता है। सर्वाइवल एनालिसिस, ये टाइम टू इवेंट डेटा के लिए होता है, जैसे किसी इलाज के बाद मरीज कितने समय तक ठीक रहता है। लेकिन सिर्फ टेस्ट रन कर देना काफी नहीं है। नतीजों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कैसे करें? ये p-वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इनका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। p-वैल्यू क्या है? ये एक संभावना है। ये बताता है कि अगर असल में कोई असर नहीं है, यानी नल हाइपोथेसिस सच है, तो भी सिर्फ चांस से हमें कम से कम इतना बड़ा अंतर या पैटर्न दिखने की कितनी संभावना है। और वो 0.05 वाला कट ऑफ? हाँ, पारंपरिक रूप से अगर p-वैल्यू 0.05 से कम आता है तो हम कहते हैं कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। मतलब ये शायद सिर्फ चांस की बात नहीं है, पर ये बस एक कन्वेंशन है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल, CI ज्यादा जानकारी देता है। ये असल इफेक्ट की एक रेंज बताता है। जैसे अगर एक दवा ब्लड प्रेशर 10 mmHg कम करती है, तो CI बता सकता है कि हमें 95% यकीन है कि असल कमी 8 से 12 mmHg के बीच है। ये हमें असर के मैग्नीट्यूड और हमारे अनुमान की प्रिसिजन दोनों का अंदाजा देता है। और इफेक्ट साइज बताता है कि असर कितना बड़ा या मीनिंगफुल है। p-वैल्यू सिर्फ ये बताता है कि असर है या नहीं। संयोग से होने की संभावना कम है, पर यह नहीं बताता कि वो असर कितना महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के लिए क्या संदेश है? सिर्फ p-वैल्यू देखकर खुश हो जाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर होती है। 2 बातें खास ध्यान रखनी है। पहली, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में फर्क समझे। मतलब हो सकता है आपकी स्टडी में p-वैल्यू बहुत छोटा आ जाए, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, लेकिन जो असर दिख रहा है वो इतना मामूली हो कि मरीज की जिंदगी में कोई खास फर्क न डाले, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ना हो। अच्छा। दूसरी बात याद रखें, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। अगर आपका नतीजा नॉट सिग्निफिकेंट आता है, p 0.05, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पक्का कोई असर नहीं है। हो सकता है आपकी स्टडी छोटी थी या उसमें और कमियां थीं। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपको असर का सबूत नहीं मिला। और अपने नतीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से भी बचना चाहिए। हाँ, ओवर जनरलाइजेशन से बचें। आपके नतीजे सिर्फ आपकी स्टडी की पॉपुलेशन और सेटिंग्स पर ही लागू होते हैं। अपनी स्टडी की सीमाओं, लिमिटेशंस को ईमानदारी से स्वीकार करना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर सिर्फ p 0.05 के पार देखना होगा, एक ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया रखना होगा। बिल्कुल, आज का नजरिया यही है कि सिर्फ p-वैल्यू पर अटकना ठीक नहीं। पूरी तस्वीर देखें। इफेक्ट साइज कितना बड़ा है, CI कितना चौड़ा या नैरो है, मतलब अनुमान कितना सटीक है, और सबसे जरूरी, क्या ये नतीजा मरीज के लिए या हेल्थ केयर सिस्टम के लिए वाकई मायने रखता है। ये सूक्ष्म व्याख्या एक अच्छे शोधकर्ता के लिए बहुत जरूरी स्किल है। अब आते हैं एक बेहद अहम पहलू पर, एथिक्स यानी नैतिकता और रेगुलेशन यानी नियम। हाँ, इसके बिना क्लिनिकल रिसर्च की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसका आधार है हेलसिंकी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। हाँ, ये एक लैंडमार्क एथिकल डॉक्यूमेंट है। इसका मूल सिद्धांत है कि रिसर्च में भाग लेने वाले इंसान का कल्याण, उसकी भलाई हमेशा साइंस और समाज के हितों से ऊपर रहेगी।
इसमें व्यक्ति का सम्मान, रिस्क बेनिफिट का मूल्यांकन, कमजोर आबादी का ध्यान रखना, ये सब बातें शामिल हैं। इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी क्या है? जीसीपी एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड है। ICH E6 गाइडलाइन ये बताता है कि क्लिनिकल ट्रायल को कैसे डिजाइन करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसका मकसद क्या है? इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ट्रायल में भाग लेने वालों के अधिकारों, उनकी सेफ्टी और उनके वेलफेयर की रक्षा करना, और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि ट्रायल से जो डेटा मिले वो भरोसेमंद हो, विश्वसनीय हो, सटीक हो। और इन नियमों का पालन कौन करवाता है? ये IRB या IEC क्या होते हैं? IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या IEC यानी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। ये एक स्वतंत्र समिति होती है जिसमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, नॉन साइंटिस्ट्स और समुदाय के लोग भी होते हैं। इनका काम क्या है? इनका मुख्य काम है रिसर्च शुरू होने से पहले प्रोटोकॉल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और रिसर्च चलने के दौरान भी उस पर नजर रखना, ताकि पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उनके पास रिसर्च को मंजूरी देने, उसमें बदलाव करवाने या उसे रोकने तक का अधिकार होता है। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति, ये प्रक्रिया क्या है? ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक डायलॉग है। प्रक्रिया कैसे? इसका लक्ष्य है कि जो व्यक्ति रिसर्च में भाग लेने पर विचार कर रहा है, उसे रिसर्च के बारे में सारी जरूरी जानकारी इस तरह से दी जाए कि वो उसे अच्छी तरह समझ सके। क्या क्या जानकारी? रिसर्च का मकसद क्या है, कितने समय चलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या जोखिम है, दूसरे विकल्प क्या हैं, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी या नहीं, अगर कोई नुकसान होता है तो क्या होगा, वो किससे संपर्क कर सकता है, ये सब कुछ। और सबसे जरूरी, उसे ये समझना है कि भाग लेना पूरी तरह उसकी मर्जी पर है और वो बिना किसी नुकसान के कभी भी पीछे हट सकता है। ये सब समझने के बाद ही वो सोच समझकर बिना किसी दबाव के हाँ या ना कह सकता है। जो छात्र आगे चलकर मरीजों से कंसेंट लेंगे, उनके लिए ये प्रक्रिया ठीक से समझना और करना बहुत बहुत जरूरी है। और अंत में जब रिसर्च पूरी हो जाए, सारे नतीजे आ जाएं, तो उन्हें दुनिया के साथ साझा करना कितना जरूरी है? ये रिसर्च प्रोसेस का आखिरी लेकिन बहुत ही अनिवार्य कदम है। ये एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आपने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया है, लोगों ने अपना समय और शरीर दिया है, तो नतीजों को बताना जरूरी है। और क्या ये जरूरी है कि सारे नतीजे बताए जाएं, अच्छे भी बुरे भी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव या अच्छे नतीजे छापना और नेगेटिव या इनकन्क्लूसिव नतीजों को दबा देना, इसे पब्लिकेशन बायस कहते हैं। ये विज्ञान के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे दुनिया को अधूरी या गलत तस्वीर मिलती है। तो इन नतीजों को साझा करने के मुख्य तरीके क्या हैं? सबसे मुख्य और प्रतिष्ठित तरीका है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करना। यहाँ आपके काम को उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं, उसकी क्वालिटी जांचते हैं। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं? हाँ, ट्रांसपेरेंसी और पूरी रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग गाइडलाइंस बनी है, जैसे RCTs के लिए कंसॉर्ट स्टेटमेंट। इनका पालन करना चाहिए। और समय पर रिपोर्ट करना भी जरूरी है, जैसे clinicaltrials.gov जैसे रजिस्ट्रीज पर नतीजों का सारांश पोस्ट करना। जर्नल्स के अलावा और कहाँ शेयर कर सकते हैं? साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स में प्रेजेंट करना भी एक तरीका है। वहां आपको जल्दी फीडबैक मिलता है, आप दूसरे रिसर्चर से मिल सकते हैं, नेटवर्किंग होती है। क्या आम जनता तक भी ये नतीजे पहुंचाने चाहिए? हाँ, ये भी अब बहुत जरूरी माना जाता है। आखिर रिसर्च का असली मकसद तो लोगों की सेहत सुधारना है, तो ज्ञान उन तक पहुंचना चाहिए जिन पर उसका असर पड़ सकता है। मरीज, उनके परिवार, पॉलिसी मेकर्स और आम जनता। उसके लिए क्या तरीके हैं? इसके लिए प्लेन लैंग्वेज समरीज यानी सरल भाषा में सारांश तैयार किए जा सकते हैं। वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, प्रेस रिलीज का इस्तेमाल हो सकता है। मरीजों के ग्रुप्स के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। जरूरी यह है कि आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी बात कहें। तो आज हमने क्लिनिकल रिसर्च के पूरी नींव को एक तरह से खंगाला है। ये क्या है और क्यों जरूरी है, वहां से लेकर सवाल कैसे बनाएं, फाइनर, पीको, सही डिजाइन कैसे चुनें, ऑब्जर्वेशनल बनाम RCTs, डेटा की क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करें, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, बायस, उसे एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करें, स्टैटिस्टिक्स बनाम क्लिनिकल महत्व, इसके नैतिक पहलू क्या हैं, हेल्सिंकी, GCP, IRB, कंसेंट, और आखिर में ज्ञान को साझा कैसे करें। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ,
और क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए सार यही है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें महारत हासिल करना ही एक अच्छा, जिम्मेदार और नैतिक रिसर्चर बनने की बुनियाद है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सीखने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि कैसे अच्छा विज्ञान और नैतिक सिद्धांत साथ मिलकर मेडिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। को कैसे पाट सकते हैं? ऐसे कौन से नए इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो कि रिसर्च का फायदा वाकई में उन सभी तक पहुंचे जिन्हें उसकी जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।